दिल्ली में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एनडीए सांसदों से परिचय कराया उनका और फिर उनका सम्मान किया। सीपी राधाकृष्णन कल सुबह 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय करवाया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। कल यानी 20 अगस्त को सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन करेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए के सदन नेता और एनडीए सांसद हस्ताक्षर प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, सीपी राधाकृष्णन अनुभवी है और अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में और अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। हम बात करेंगे इस पर और देश में अच्छा मैसेज जाए इसकी पूरी कोशिश करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को एसपी सांसद ने भी बेहतर बताया है। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं। लोकसभा से 2 बार सांसद भी चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने आखिर चुनाव में पीडीए अधिकारियों का मुद्दा क्यों उठाया? अखिलेश यादव की डिमांड है कि जाति के आधार पर बीएलओ नहीं चाहिए, बल्कि पीडीए वाले बीएलओ होने चाहिए। यानी कि क्या अखिलेश यादव अपने वोटर्स में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार अधिकारी देने से लेकर चुनाव करवाने तक में पीडीए के खिलाफ है? आगामी चुनाव पर इन बयानों का क्या प्रभाव होगा, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने संसद परिसर में बताया कि उन्होंने 18,000 एफिडेविट के साथ इस बात के सबूत दिए कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब अखिलेश ने यह आरोप लगाया है कि अपर कास्ट के अधिकारियों के जरिए ओबीसी वोट कटवाए जा रहे हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की पूजा पाल को इंसाफ नहीं दे पाते। देखिए, अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेते हैं लेकिन पीडीए पर वार करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे पूजा पाल को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल फेंका।
अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए के अधिकारी इन अलग जगहों पर मौजूद रहते तो शायद इतना ज्यादा ज्यादती नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल यही है कि उनका ये राजनीतिक संदेश कितना असरदार है। अखिलेश जी की जो बात है, मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे देश में इस समय चुनाव आयोग निशाने पे है पोजीशन के, और जिस तरीके से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बिहार में मुद्दा गर्म है और आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में ये सारी चीजें होनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसमें मुझे लगता है कंसीडर करना चाहिए जो अपोजिशन की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एसपी अपने वोटर में यही मैसेज देना चाहती है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही हैं। ऐसे में वोट के सहारे से ही इस जंग को लड़ा जा सकता है। वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले पर भी अखिलेश यादव अपनी पूरी बातचीत और बयान को इसी ट्रैक पर लेकर के जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार के रहते हुए पीडीए असुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बात को जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी का फायदा मिला था और अगर वो इसी ट्रैक पर बने रहेंगे तो शायद 2027 के चुनाव में वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान आज फिर सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने पोस्टर को लेकर सीईसी के खिलाफ विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में रैली के दौरान एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने राहुल का समर्थन किया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। सड़क से संसद तक एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग से वोट चोरी रोकने की मांग की है। प्रदर्शन की अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट की बात कर डरा रहा है, लेकिन उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार हैं जिन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। संविधान की हत्या है ये, और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। वहीं एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी किसी से नहीं डरते। कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर सूत्रों के हवालों से खबर है कि विपक्ष अब सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं संसद से सड़क तक विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के बीच अहम समझौता हुआ है। चिवनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। नई स्कॉलरशिप स्कीम में हर साल यूपी के 5 छात्रों को इंग्लैंड की जानी मानी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर स्टूडेंट पर 45 से 48 लाख का खर्च आएगा। यूपी सरकार 23 लाख तक का खर्च उठाएगी। बाकी रकम का खर्च FCDO यूके करेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
यूपी के युवाओं को अब ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने चीवनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी सरकार स्कॉलरशिप योजना लॉन्च की है। नई स्कॉलरशिप योजना उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते नहीं पढ़ पाते। इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिनी कैमरून ने MOU पर साइन कर इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक बताया। It's wonderful to be here in Lucknow today to sign with the Chief Minister the agreement on the new Chevening scholarships, which we're announcing together between the United Kingdom and Uttar Pradesh. This will give the opportunity for 5 students every year for the next 3 years to go to the UK on a fully funded scholarship, which is part of the fantastic and growing relationship between the United Kingdom and India, with the recent signing of both the trade agreement and Vision 35, the vision for the new relationship between the UK and India, recently signed by our 2 Prime Ministers during Pradhan Modi ji's visit to the UK. सीएम योगी की मौजूदगी में उनके सरकारी आवास पर यूपी सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूनाइटेड किंगडम के बीच इसे लेकर एक समझौता हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चीवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी सरकार और FCDO यूके के बीच ऐतिहासिक MOU। हर साल 5 मेधावी स्टूडेंट्स को यूके में मास्टर डिग्री की स्कॉलरशिप मिलेगी। 2025 से 2028 तक योजना, 2029 से फिर से योजना को अपडेट किया जाएगा। हर स्टूडेंट्स पर 45 से 48 लाख का खर्च आएगा। यूपी सरकार 23 लाख तक का खर्च वहन करेगी, बाकी रकम का खर्च FCDO यूके करेगा। स्कॉलरशिप योजना के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। इस पहल से यूपी सरकार और ब्रिटिश सरकार मिलकर खर्चा उठाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला पैसों का बोझ कम होगा। इस योजना में हर साल 5 प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट प्लान बनाया है, जिसमें पंचायत चुनावों में अपने बूथ मंडल और विधानसभा में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट की योजना बनाई गई है। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को जिला और क्षेत्र की बीजेपी टीम में मिलाया जाएगा। बीजेपी विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोगी की भूमिका में रखा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को नई ताकत और कॉन्फिडेंस देने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। पंचायत चुनावों में अपने बूथ मंडल और विधानसभा में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट देने की योजना बनाई गई है। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को जिला और क्षेत्र की बीजेपी टीम में शामिल किया जाएगा। बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला और क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समायोजन की योजना लेकर आई है। पिछले चुनावों से लगातार बेहतर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की लिस्ट मंगाई गई है। बीजेपी विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोगी की भूमिका में रखा जाएगा। बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख समेत बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिन पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन किया जाने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इन रिक्त पदों पर जाएगी और उन पदों पर रहते हुए वो सरकार का भी बेहतर समर्थन करेंगे और इन कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। बड़े मनोबल के साथ ये पार्टी के लिए और अधिक काम करने के लिए तत्पर होंगे। ग्रामीण इलाकों में पार्टी के लिए मेहनत से काम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं, जिनका विधानसभा और जिला मुख्यालय दूर है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चलने के लिए बाइक भी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। यही नहीं, उनके कन्वेंस और मोबाइल खर्च भी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को बेहतर काम के एवज में रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रही है जो कि बूथ से लेकर जिला और क्षेत्र तक बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं
और जिनका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संगठन को हुआ, जिनके काम का लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जल्द ही बीजेपी रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। लगभग हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जल्द ही अलग अलग दायित्वों पर नजर आएंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद आपको बताएं कि वहां पर जमकर हंगामा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई को 5 बार वहां पर स्थगित करना पड़ा। वहीं शोरगुल के बीच सरकार अनुपूरक बजट समेत 9 बिल लेकर आई, जिसमें अल्पसंख्यक एजुकेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल भी शामिल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फ्री में प्रॉपर्टी नहीं बनती है, प्रॉपर्टी आप लोग तोड़ रहे हैं। कैसे प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं आप लोग? गलत प्रॉपर्टी नहीं, जनता की कमाई से बन रही है ये प्रॉपर्टी। गलत बात है, गलत बात है, प्रॉपर्टी तोड़ना गलत बात है। अपनी स्क्रीन पर आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये गैरसैंण विधानसभा का दृश्य है। गुस्साए कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए और टेबल पटकने लगे। वहीं स्पीकर रितु खंडूरी उन्हें ऐसा ना करने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल गलत बात, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। पंचायत चुनाव में गोलीबारी, मेंबर्स का किडनैप और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने चर्चा की मांग की। हंगामा 11 बजे सदन की कार्रवाई के साथ ही शुरू हो गया। इस बीच विधानसभा की कार्रवाई लगातार 5 बार स्थगित की गई। हम समझते थे कि शायद संभवतः विधानसभा अध्यक्ष जो है स्वतः इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो इससे गंभीर विषय दूसरा और क्या हो सकता था? महत्वपूर्ण मसले पे चर्चा का समय नहीं दिया गया। वही कह रहा हूँ, जब क्या नाम हमारी सूचना को स्वीकृत नहीं किया गया, अंगीकृत नहीं किया गया, तो स्वाभाविक बात है जब विधायक सुरक्षित नहीं है, नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं, तो फिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पंचायत चुनाव में जो हुआ वो आपने देखा, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी संरक्षक है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रदेश में किसी का प्रोटोकॉल है तो नेता प्रतिपक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष और उसके साथ 4 विधायक हाईकोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो सुरक्षित नहीं है, पुलिस के लोग जो है कुछ असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर रेनकोट के अंदर तलवार और हथियार लेके जब तरह जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष पर हाथ उठाया जा रहा है, और भी एक वीडियो अभी हमारे पास ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें भी स्पष्ट कह रहे हैं। उसके बाद भी अगर विधानसभा अध्यक्ष उसका संज्ञान नहीं ले रही, वो परिवार का मुखिया है, अगर वही हमारा संरक्षण नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं? वेल पर धरने पर बैठे विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष पंचायत चुनाव में मिली हार से हताश है। सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। आप इस खिसियाहट में कि आप 12 में से 11 आप हार चुके हैं, आपने ऐसे प्रश्न को उठाने की कोशिश की जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, और सदन की नियमावली कहती है कि जो सब जुडिस मैटर है उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, और उसको लेकर के जिस तरह सदन में मेजों को तोड़ना, कागजों को फाड़ना करके लगातार व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय है और ये लगता है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भागल। हंगामे के बीच 9 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे गए, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून संशोधन बिल है, जिसमें अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा महत्वपूर्ण बिल अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत एक प्राधिकरण या अथॉरिटी बनाने की बात है जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हर बात से डील करेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नपरवार, न्यूज़ 18 गैरसैंण। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।